Hello everyone. Here is our next topic, that is the application of Gauss law. In the previous lecture we have gone through the Gauss theorem, its proof and the deduction of Coulomb's law from Gauss theorem. Now comes to its applications. There are three basic applications of Gauss law. The very first is the electric field due to a uniformly charged infinite long straight conductor. एक हमने लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ। सेकेंड हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, पेपर शीट जैसे होती है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ। और थर्ड हमने निकालनी है एक स्फेरिकल शेल के लिए, स्फेरिकल शेल विच हैव चार्ज, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है using Gauss law, right? चलिए, the very first application is the electric field due to a uniformly charged infinite long straight conductor. तो comes to its diagram, एक यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर वी आर ड्रॉइंग। लेट अस कंसीडर ड्रॉ straight conductor, thin conductor. Let it be, it is charged and carrying charge plus 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 positive. By convention हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, राइट? तो अब आपको पता है गॉस ने कुछ भी करता था जिसमें चार्ज है उसके इर्द गिर्द एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता है। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर का गॉसियन सरफेस बेटा सिलेंडर जैसा बनता है। आप इसको डॉटेड ड्रॉ करेंगे, मैं सिंपल ड्रॉ करूँ, सीधा ही सिलेंड्रिकल होता है। इसका मतलब है स्ट्रेट कंडक्टर की गॉसियन सरफेस कैसा होता है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक बोला जाता है। अब बेटा ध्यान दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगी, बाहर की तरफ। चलो इस पोर्शन पे देख लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। मतलब हमारा काम क्या है, हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कहाँ, कुछ डिस्टेंस आर पे, दैट इज उसकी गॉसियन सरफेस पे। और गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया है उसका रेडियस कितना है, आर है। तो आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करनी है ड्यू टू दिस चार्ज्ड स्ट्रेट कंडक्टर, राइट? लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैं छोटे छोटे तीन सरफेसेस ले लेती हूँ। अब यहाँ पे आपने देखा तीन रीजन्स हैं, कौन कौन सा है, दो सर्कुलर रीजन्स हैं और एक बीच में कर्व्ड रीजन है। जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर जैसा, ऊपर नीचे सर्कुलर और साइड पे हमारा कैसा होता है, कर्व्ड होता है। तो यहाँ पे तीन रीजन्स आ गए, तो तीन सरफेसेस ले लेंगे तीनों रीजन में। लेट इट बी, इसका नाम हम रख देते हैं DS1, छोटा सा रीजन जो कर्व्ड रीजन में हमने लिया। इस रीजन जो सर्कुलर वाला है इसको DS2 रख लेते हैं। और ये थर्ड सर्कुलर जो है, सेकंड सर्कुलर जो है, इसका नाम हम रख देते हैं DS3। तीन रीजन्स आ गए, DS1 कर्व्ड रीजन में ले लिया एरिया, और DS3 सर्कुलर में, और DS2 सर्कुलर में, राइट? चलिए, अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज लिए, जैसे यहाँ सर्कुलर में मैंने छोटा सा एरिया ले लिया, यहाँ पे भी सर्कुलर में मैंने छोटा सा एरिया ले लिया, DS1, DS2 और DS3। अब यहाँ पे बच्चे आपने एक चीज़ देखनी है, DS1 का जो यूनिट वेक्टर होगा, या मैं बोलूँ DS वेक्टर जो होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, इस एरिया के परपेंडिकुलर, जो कि पीछे हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर। तो इसका नाम मैं क्या लिख दूंगी, DS1 वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, ये कर्व्ड सरफेस है, इसका DS2 जो एरिया मैंने लिया है बच्चा, इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस तरफ को थोड़ी आएगा परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में है इसका, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ, मतलब ये DS2 वेक्टर है इस डायरेक्शन में। लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी इसी डायरेक्शन में जा रही है ना स्ट्रेट कंडक्टर की, क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन इस तरफ को ही है। और DS2 इसका मतलब है यहाँ पे थीटा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे स्ट्रेट 90 डिग्री बन रहा है। बट यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, इस रीजन में, कर्व्ड रीजन में
DS1 और E सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट। कम्स टू दिस रीजन, ये छोटा सा एरिया हमने लिया है DS3, इस एरिया का भी एरिया वेक्टर कहाँ को आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये मैंने ड्रॉ किया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बेटा, इसी डायरेक्शन में है, ऐसा ही है, इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमारा थीटा एंगल कितना बन रहा है, अगेन 90 डिग्री। क्लियर, डायग्राम समझ आ गए बेटा आपको। हमने क्या लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसका हमने गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और एट अ रेडियस आर हम किसी पॉइंट पी पे वैल्यू नोट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। सो वी हैव मार्क 3 रीजन्स, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग रीजन हैं, 2 सर्कुलर रीजन आ रहे हैं एंड 1 इज योर कर्व्ड रीजन। जस्ट टेक द एरियाज, स्मॉल एरियाज फ्रॉम द 3 sections, 3 regions. Here in the curved region both are in the same direction, here and here both are in 90 degree to electric field, that is the ds vectors या area vectors are perpendicular. So the net electric field जो आएगी, net electric field ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, जो हमने स्ट्रेट कंडक्टर लिया है इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इन तीनों का सम होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि गॉस थ्योरम से तो हमें फ्लक्स जैसे निकलता है, फ्लक्स फाई निकलता है, तो फाई निकालते हैं, तो नेट फ्लक्स लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में आएगा जब कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो नेट फ्लक्स निकालेंगे, दैट इज फाई ई निकालेंगे, तो फ्लक्स तीनों का प्लस होगा, जितना यहाँ से जा रहा है, जितना यहाँ से जा रहा है, जितना यहाँ से फ्लक्स जा रहा है या लाइंस एंटर कर रही हैं वो देखेंगे। तो क्या बन जाएगा, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस किस रीजन के लिए आ गया, पहले फर्स्ट रीजन, क्योंकि ये वाला हमने फर्स्ट रीजन लिया है, ये वाला सेकंड लिया है, ये वाला थर्ड रीजन लिया है सर्कुलर, फर्स्ट रीजन में प्लस ई डॉट डी एस सेकेंड रीजन में प्लस ई डॉट डी एस थर्ड रीजन में आ जाएगा। अब आपको पता है डॉट है तो हम कॉस लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ई डी एस कॉस ऑफ, अब बताओ फर्स्ट रीजन में एंगल कितना है 0, तो ये 0 डिग्री आ जाएगा फर्स्ट रीजन में, प्लस सेकेंड रीजन का बताइए, ये भी बनेगा ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा सेकेंड रीजन में कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री प्लस थर्ड वन, ये सेकेंड रीजन में आ गया, और ये आ जाएगा हमारा थर्ड रीजन में, दैट इज ई डी एस, अगेन कितना एंगल है थर्ड रीजन में हमारा 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री। अब सिंस यू नो दैट कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0, cos 90 is 0, तो इसका मतलब है नेट फ्लक्स सिर्फ किस रीजन की वजह से आएगा, फर्स्ट रीजन की वजह से, ये वैल्यूज तो चली गई 0, राइट। चलिए यहाँ लिखिए, फाई ई कम्स आउट टू बी, सिर्फ कौन सा रीजन बच गया, फर्स्ट रीजन। क्यों फर्स्ट रीजन बच गया, क्योंकि वो दोनों आपस में 0 डिग्री एंगल पे थे, मतलब पैरेलल थे, ये दोनों परपेंडिकुलर थे, और आगे भी हमने बोला है परपेंडिकुलर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में हों तो कोई भी लाइन उसमें से क्रॉस नहीं करती है उस एरिया, क्योंकि लाइंस अगर इस डायरेक्शन में जा रही हैं, आपका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कोई भी लाइन उसमें से क्रॉस नहीं करेगी, तो नेट फ्लक्स उन 2 रीजन की वजह से क्या हो गया 0। किस पे डिपेंड किया, एंगल पे, तो बन गया ई डी एस, राइट। अब ई डी एस आया तो हमने क्या रख दिया, ई तो कांस्टेंट होती है आपको पता है स्ट्रेट कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिर्फ क्या आ जाएगा डी एस पे इंटेग्रेशन, और डी एस आप बताओ सिलेंडर का कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, लेट अस कंसीडर, इसका सिलेंडर का रेडियस आर था, लेंथ एल थी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर एल। अगर याद हो आपका 10th क्लास में मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था आपने, वहाँ पे कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर पढ़ा था, दैट इज 2 पाई आर एल होता है, राइट। लेट इट बी इक्वेशन 1, राइट। नाउ वी हैव टू यूज गॉस लॉ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं गॉस, तो उसे तो यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोलता है गॉस लॉ, फाई ई किसके बराबर होता है
Q upon epsilon naught. Let it be equation 2. अब ये भी phi E है, फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है. इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, राइट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो इक्वेट कर लीजिए. इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड यू विल गेट phi E इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल लिखा दीजिए, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. राइट, यहाँ से E निकाल लो. E यहाँ पे रह गया, 2 pi RL विल गो इन द डिनोमिनेटर. इट विल बी 2 pi RL एप्सिलॉन नॉट. राइट, चलिए इतना सा आंसर आपने निकाला. नाउ दिस इज अ लीनियर चार्ज ना, एक लेंथ के ऊपर चार्ज है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा है पहले. लाइन चार्ज डेंसिटी बोलो या लीनियर चार्ज डेंसिटी, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था वहाँ पे आपने फर्स्ट पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट वाज लैम्डा, और लैम्डा था चार्ज पर यूनिट लेंथ. यहाँ से बेटा चार्ज कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा एल. तो पुट दिस वैल्यू हेयर इन Q. तो इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी. तो इट विल बी लैम्डा एल, Q की जगह लैम्डा एल, रेस्ट इज सेम, वॉट एवर विल कैंसिल, जस्ट गेट इट. what will you get, lambda upon 2 pi epsilon naught into r. This is your final expression, and from here you have learned that your electric field is inversely proportional to r. As we go forward, the electric field will decrease with r. राइट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आर जितना कम होगा, डिस्टेंस आपका स्ट्रेट कंडक्टर से जितना कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग. एंड एज वी गो फॉरवर्ड, योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल decrease as both are inversely related to each other. Clear? This is your very first application. Just take the screenshot and go through this topic very minutely. Right? Let us come to the second application. सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा, पहला हमने लीनियर चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर के लिए किया, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट प्लेन शीट, अ इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट. कोई शीट है जिसका सरफेस एरिया है, प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगी क्योंकि शीट है. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और सिग्मा किसके बराबर होता था, अगर याद हो, चार्ज पर यूनिट एरिया होता था. ठीक है बेटा, अब इसको भी हमने किसकी मदद से निकालना है, गॉस लॉ की हेल्प से निकालना है. चलिए ड्रॉ कर लेते हैं एक प्लेन शीट. दिस इज, लेट इट बी, दिस बी अवर प्लेन शीट. राइट, ये प्लेन शीट है. लेट अस कंसीडर इस पे कौन सा चार्ज है. बाय कन्वेंशन वी जस्ट टेक द पॉजिटिव चार्ज. इट इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट. अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इस तरफ भी आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड भी आएंगी, लेफ्ट साइड भी आएंगी, राइट साइड भी आएंगी इसकी प्लेन, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इसके लिए गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ करना पड़ेगा. तो गॉसियन सरफेस इज ऑल्सो ए सिलेंडर हेयर. तो हम सिलेंडर जैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं. क्लियर, इस तरह से इसका सिलेंड्रिकल सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया. ये इसका हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया. अब हमारा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करना. किस पॉइंट पे, लेट इट बी दिस पॉइंट पे. जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा फ्लक्स. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर लेंगे, फ्लक्स पता चल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी पता. राइट, तो अब मेन मोटिव इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. जितना यहाँ होगा बेटा उतना ही दूसरी साइड भी होगा. ठीक है, बिकॉज बोथ आर एट ए रेडियस. लेट इट बी, दोनों के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, R है P पॉइंट का, तो ये भी R ही है. ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने रीजन 3 हिस्सों में डिवाइड किया. आपने देखा यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया. कितने में, एक ये हो गया सर्कुलर रीजन, एक ये सेंटर में हो गया कर्व्ड रीजन, सिलेंडर का कर्व्ड रीजन, ये सेकंड,
यहाँ पे ले लो एक सरफेस, यहाँ पे लेट इट बी, इसको DS1 रख लेते हैं। यहाँ पे रीजन ले लेते हैं, इस एरिया पे, यहाँ पे कहीं पे ले लिया, तो इस रीजन में आपकी DS2 ले लेते हैं इसको। एंड थर्ड रीजन लेट इट बी हियर, इसको थर्ड रीजन रख लेते हैं। और थर्ड रीजन में छोटा सा एरिया हमने ले लिया, दैट एरिया लेट इट बी DS3, राइट। अब इन सभी वेक्टर्स की अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से हमेशा कहाँ की तरफ जाती है? बाहर की तरफ, टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ को जाएंगी? बाहर की तरफ। तो सीधे एक एक लाइन में ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ से बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से लाइनें हमेशा बाहर की तरफ। हमने एप्लीकेशंस प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर ऑलवेज प्रोटाउडिंग आउटसाइड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को आएगी? बाहर को आएगी। क्लियर? कर्व्ड सरफेस से भी बाहर को ही आएगी। अब हमारा काम है DS1 वेक्टर की डायरेक्शन। ये एरिया है DS1, तो इसका वेक्टर परपेंडिकुलर, तो यहीं को आया DS1 वेक्टर। और ये E की डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे थीटा एंगल कितना है? 0 डिग्री। इस रीजन की बात करूं, ये है परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ को होगा? यहाँ को। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? यहाँ पे थीटा कितना आ गया बेटा? 90 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड is here in this direction, right direction, and this DS2 vector is perpendicular to the surface and both are making angle 90 degree, right? Comes here, DS3 vector is again here because that is this surface, or DS3 vector is perpendicular to its surface and both are making an angle of 0 degree, right बेटा? जैसे पीछे किया वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। अब चलिए करते हैं। तो नेट फ्लक्स ड्यू टू दिस, दैट इज योर प्लेन शीट, दैट विल बी इक्वल टू E डॉट DS फर्स्ट रीजन, E डॉट DS सेकेंड रीजन, प्लस E डॉट DS थर्ड रीजन, राइट। अब फर्स्ट रीजन में एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा EDS, क्योंकि cos 0 is 1। सेकेंड रीजन में 90 है, तो cos 90 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और अगेन थर्ड रीजन में एंगल 0 है, cos 0 1 होता है, तो ये बन गया EDS डॉट हट गया। इसका मतलब ये बन गया दिस ट्वाइस EDS। तो ट्वाइस इंटीग्रेशन E की तो होगी नहीं, E तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किस पे होगी? DS पे, राइट। तो लेट इट बी द टोटल एरिया ऑफ दिस सरफेस इज, योर सरफेस इज ए रख लेते हैं एरिया को। टोटल एरिया जो सरफेस पे है, इंटीग्रेशन जब DS की लेट इट बी टोटल सरफेस एरिया। S भी रख सकते हैं, A भी रख सकते हैं, नो डाउट। S रखो या A रखो, बोथ आर इक्वल। सरफेस एरिया को एरिया A भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने A लिख दिया, वैल्यू पुट नहीं की, मैंने सीधे लिख दिया नेट एरिया कितना है? A है, राइट। नाउ अब क्या करेंगे? लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया हमारे पास फाई E। अब ऑल्सो गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि फाई E किसके बराबर होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो लेफ्ट हैंड लेट इट बी इक्वेशन 2। अब अगेन जैसे पीछे किया, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट विल यू गेट? इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। हियर आई एम राइटिंग, तो E निकालना है, लेट इट बी हियर एंड 2A विल गो डाउन in the denominator, right? This is the final expression. Now write this equation in terms of surface charge density, right? Now we know that sigma is equal to charge per unit area. अब charge निकाल लीजिए, Q comes out to be sigma into A. तो put this value here in place of Q. What will you get? Sigma A upon twice A epsilon naught. A will cancel and you will left with sigma upon twice epsilon naught. This is your net electric field due to a infinite long plane sheet. This is your final expression, and from this expression you come to know that E is independent of R. R तो आया ही नहीं ना कहीं, ये जो R डिस्टेंस हमने लिया था आपकी फाइनल एक्सप्रेशन में R नहीं आया, इट मीन्स E is independent of R। चाहे P पॉइंट यहाँ होगा
यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। चाहे इस तरफ जाओ, सब जगह सेम होगी। क्यों? लाइनें पैरेलल जाएंगी आपस में, और पैरेलल लाइंस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम एवरीवेयर, चाहे इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे। तो E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R in infinite long plane sheet, right? This is your second application. See, thank you, and in the next video I'll be there with our third application. Thank you very much. Hope you have understood the lecture. If any doubt is there, just comment in the comment box.